आप सभी मित्रों को और प्यारे बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का हिंदी विषय का पेपर लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें हम देखेंगे इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, और मैं तो सभी बच्चों से, सभी छात्रों से यही कहूँगा कि इस पेपर को आप बढ़िया से अपनी कॉपी पे लिख लेंगे और इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्नों पर और देखते हैं प्रश्न में पहला प्रश्न, जो कि सही विकल्प का चयन करके लिखना है। इसमें पहला प्रश्न जो है वो दिया है, नई कविता के कवि हैं। तो नई कविता के कवि जो माने जाते हैं वो रघुवीर सहाय माने जाते हैं। ये रघुवीर सहाय को नई कविता के कवि इस विकल्प के अनुसार रघुवीर सहाय होंगे। व्याधि शब्द का अर्थ है, तो व्याधि शब्द का अर्थ रोग होता है। आलंबन और उद्दीपन का संबंध है, तो आलंबन और उद्दीपन आपने पढ़ा होगा कि आलंबन और उद्दीपन का जो संबंध है वह विवाह से होता है। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था, कौन लगाता था नेताजी की मूर्ति पर चश्मा? तो इसका उत्तर होगा कैप्टन। फिर है अगला प्रश्न, निश्चय शब्द में संधि है। तो निश्चय शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, और निधन चय, और ये दो वर्णों के मेल से बना है, निह और चय। तो आपने पढ़ा होगा विसर्ग संधि में कि विसर्ग श में बदल जाता है, तो इसको हम विसर्ग संधि का नियम मानेंगे। ये विसर्ग संधि का नियम है। आगे चलते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ खेल खेला करते थे। कौन सा खेल खेला करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुश्ती। लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ जो है कुश्ती का खेल खेलते थे, और यह है माता का आंचल पाठ से लिया गया है। इसके बाद चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए पर, और देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला प्रश्न है, परशुराम ने खाली स्थान की भुजाएं काटी थी। तो परशुराम ने सहस्त्रबाहु की भुजाएं काटी थी, इसका हो जाएगा सहस्त्रबाहु। कविता के रचना विधान को खाली स्थान कहते हैं, तो छंद कहते हैं। प्रबंध काव्य के खाली स्थान भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, आप सभी को पता है, एक महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा खाली स्थान है, तो ये रेखा चित्र विधा है। समास के कितने प्रकार होते हैं, या फिर समास के खाली स्थान प्रकार होते हैं? तो 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार समास के होते हैं। गैंगटॉक या गंतोक का अर्थ है, तो इसका अर्थ पहाड़ है। और तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो सूर के पद आप सभी जानते हैं, इसका जो है ये हो जाएगा, सूर के पद को मिला देंगे हम भ्रमर गीत से। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सूर के पद को अपन भ्रमर गीत से मिला देंगे।
इसके बाद काव्य की आत्मा रस कहलाती है। काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। नगर पालिका के कार्य हैं सड़क आदि सड़कें पक्की करवा देना। कलम का जादूगर आपने पढ़ा होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। कलम का मजदूर मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है और कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को। आंखें चुराना का मुहावरा है एक, और इसका अर्थ होता है नज़रें बचाना। और देहाती दुनिया ये पहला आंचलिक उपन्यास है। देहाती दुनिया पहला आंचलिक उपन्यास है ना। और इसको यह 1926 ईस्वी में देहाती दुनिया जो है वो प्रकाशन में आया था। और यह बहुत ही अच्छा एक उपन्यास है देहाती दुनिया। और देहाती दुनिया में जो बातें कही गई हैं वो गांव से ली गई हैं। गांव की कथा है और इसमें बहुत अच्छा कहना चाहिए कि शब्दों का भंडार मिलता है देखने के लिए, शब्द संसाधन मिलता है और वहाँ की क्षेत्रीय बोली को महत्व दिया गया है। तो इसमें जो लेखक यशपाल हैं शिव पूजन सहाय जो हैं, तो शिव पूजन सहाय देहाती दुनिया के लेखक हैं। ये भी आपको समझना है। 1926 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद चलते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया? तो कवि सुख का स्वप्न देखकर जाग गया होगा। इसका सुख का स्वप्न, सुख का स्वप्न, सुख का स्वप्न देखकर जाग गया। आगे अगला है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु होना अनिवार्य होता है। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, इसका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बस्ट कहते हैं। बस्ट कहेंगे। और अगला प्रश्न है, मुहावरा क्या है? लिखिए। तो मुहावरा किसे कहते हैं ये पूछा गया है। तो इसमें लिखेंगे, जब कोई वाक्य या वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करे उसे मुहावरा कहते हैं। एक बार फिर से, जब कोई वाक्य या वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करे उसे मुहावरा कहते हैं। फिर लिखा है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की संधि होती है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी? तो जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ चावल साफ कर रही थी। क्या कर रही थी? चावल साफ कर रही थी। चावल साफ कर रही थी। तो इस प्रकार से एक वाक्य के उत्तर समाप्त हुआ। अब आगे चलते हैं सत्य असत्य पर। सत्य असत्य देखिए। पहला प्रश्न है, साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते। तो यह क्या है? सत्य है। ये सत्य है ना। साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा था। रस के 4 प्रकार होते हैं।
तो ये गलत है, क्योंकि रस के 4 प्रकार नहीं होते। रस के मुख्यतः 9 प्रकार होते हैं और 10वां वात्सल रस माना जाता है। रस के 4 भेद होते हैं। अगर यहाँ लिखा रहता रस के 4 भेद होते हैं तब यह सही हो जाता। रस के 4 प्रकार होते हैं लिखा है, इसलिए ये गलत है। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के संबंध में उस कस्बे से गुजरते थे। नेताजी का चश्मा नामक पाठ से लिया गया है और यह कथन सत्य है। लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति है, ये भी सही है। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे गोरस भात सान कर खिलाते थे, तो ये भी सही है। रफ्ता रफ्ता का अर्थ रास्ता है, ये गलत है, क्योंकि रफ्ता रफ्ता का अर्थ धीरे धीरे होता है, ना कि रास्ता होता है। इसके बाद देखिए, कुछ हमारे शिक्षक मित्रों ने कहा कि इसका जो है मेमोरेंडम तैयार करना है, तो उस हिसाब से अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे लिखा है प्रगति काल की कोई 2 विशेषताएं, तो प्रगति काल की इसमें विशेषताएं अपन लिखेंगे। और मुख्य रूप से 7वां देखिए, तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको देनी थी। जैसे 2 रचनाएं, तो आप 2 रचनाओं में लिख देंगे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। और इनकी जो भाषा थी वह है ब्रज मिश्रित। ब्रज भाषा के साथ साथ अवधी भाषा का भी इनके रचनाओं में प्रभाव है। जैसे रामचरितमानस अवधी भाषा में है, इसी प्रकार से कवितावली, गीतावली आदि ये जो आपकी रचनाएं हैं वे उनमें ब्रज का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोहा, चौपाई और कवित, पद आदि, पद सवैया आदि इनके प्रमुख छंद रहे हैं, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में लिखेंगे कामायनी, झरना, आंसू, लहर, चित्राधार, है ना, कानन कुसुम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। इसके बाद बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। मेमोरेंडम के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इसमें वीडियो में बता देता हूँ। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13, लिखा है स्वयं प्रकाश अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषताओं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली इसमें लिखना है। तो रचनाएं बहुत सारी हैं रामवृक्ष बेनीपुरी की, और जैसे गेहूँ, बनाम, गुलाब इनका निबंध है ना। मशाल हो गया, रेखा चित्र में बहुत प्रसिद्ध रेखा चित्र इनका माटी की मूर्तें हो गई, है ना। तो इस प्रकार से इनके जो रेखा चित्र हैं, और इन्होंने यह मुख्य रूप से दोनों जो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी एवं स्वयं प्रकाश, इनकी जो भाषा शैली है वह खड़ी बोली है। खड़ी बोली पे इनकी रचनाएं अधिकतर मिलती हैं। स्वयं प्रकाश की अगर हम रचनाओं की बात करें तो अच्छे दिन भी, है ना, ये कहानी संग्रह है इनका, आदमी जात का आदमी, और उपन्यास में इनके देखा जाए तो जलते जहाज पर, ये इनके मुख्य रूप से उपन्यास। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना है। जैसे गागर में सागर भरना, तो गागर में सागर भरना का अर्थ होगा थोड़े में बहुत कहना, और एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी कि बहुत प्रयत्न करना। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 लिखा है कि निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित भावार्थ लिखिए।
उधव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माहे तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। संदर्भ की बात करें तो ये क्षितिज भाग 2 से लिए गया है, पद नामक पाठ से, और इसके रचयिता सूरदास हैं। अगर हम प्रसंग की बात करें तो उद्धव को कृष्ण प्रेम में अनासक्त रहने के कारण एक गोपियाँ जो हैं वह उलाहना देती हुई व्यंग करती हैं, उलाहना देती हुई कहती हैं। उलाहना यानी व्यंग। दूसरा है नाथ संबोधनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आयसु काहे कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। इसमें संदर्भ है क्षितिज भाग 2 से लिया गया है और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ से है। तुलसीदास इसके रचयिता हैं। और प्रसंग में की अगर बात करें तो राम के धनुष तोड़ने पर जब परशुराम गुस्सा हो जाते हैं तो उस समय राम लक्ष्मण द्वारा जो कहा गया कथन है उसी को यहाँ लिया गया है। और प्रश्न नंबर 19 की अगर बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें संदर्भ जो है क्षितिज भाग 2 से लिया गया, आपका इसमें लिखेंगे नेताजी का चश्मा नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं वो स्वयं प्रकाश हैं। प्रसंग की अगर बात करें तो आप लिख सकते हैं कि कैप्टन के मरने के बाद जो हालदार साहब थे वो चिंतित थे कि अब चश्मा कौन लगाएगा। इसी प्रकार से बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। इनकी अगर संदर्भ की बात करें तो ये भी क्षितिज भाग 2 से लिया गया है, बाल गोविंद भगत नामक पाठ से, और इसके रचयिता रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। और प्रसंग की अगर बात करें तो कहानी के प्रमुख पात्र जो या कहें नायक बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व का इसमें वर्णन किया गया है। इसके आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। देखिए हम मेमोरेंडम के हिसाब से इसको बता रहे हैं, विद्यार्थियों के हिसाब से ऑब्जेक्टिव हमने पहले बता दी थी। अब सारे विद्यार्थी इस पूरे प्रश्न को हल करेंगे। अब यहाँ आगे का जो पाठ हम बता रहे हैं वो मेमोरेंडम के हिसाब से बता रहे हैं, और ताकि हमारे शिक्षक मित्रों को भी सहायता मिल सके। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में आपका दिया है कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है बटोही को क्या करना चाहिए। तो बटोही को बाट की पहचान करना चाहिए, बटोही को बाट की पहचान कर लेनी चाहिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। पुस्तकों में किसकी कहानी नहीं छपी। तो पुस्तकों में अगर देखा जाए तो जो पुस्तकों में किसकी कहानी नहीं छपी, तो बाट की कहानी नहीं छपी। पुस्तकों में बाट की कहानी नहीं छपी, ये इसमें उत्तर आप लिखेंगे। बटोही शब्द का अर्थ लिखिए। तो बटोही शब्द का अर्थ जो होता है वह राहगीर होता है, या पथिक भी कह सकते हैं, पथिक या राहगीर। उपयुक्त गद्यांश में पैरों की निशानी छोड़ने से क्या अभिप्राय है। अगर इस प्रश्न की बात करें तो इसमें लिखा जा सकता है कि जो पाठ है उसमें पैरों की निशानी छोड़ने से क्या अभिप्राय है। तो इसमें लिख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कुछ अच्छा कर जाएं अपने जीवन में और उनके स्मरणीय व अनुकरणीय कार्य को हमेशा किया जाता है, इसीलिए उनको कहा जाता है
कि इसीलिए इसे काव्यांश में कहा गया है कि पैरों की निशानी छोड़ आए हैं, है ना। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उस रास्ते पर जा कर के कुछ ऐसे कार्य किए जिन्हें समाज आज भी स्मरण कर रहा है और उनके पद चिन्हों पर चल रहा है, अनुकरण कर रहा है। अथवा में है तो इसमें गद्यांश है। गद्यांश में आपको करना था, कुछ प्रश्नों के उत्तर देना था। तो इसमें जैसे पहला है मृदुभाषी शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो मृदुभाषी शब्द का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा कटुभाषी। मीठी वाणी के क्या क्या लाभ हैं? तो मीठी वाणी के जो लाभ हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस गद्य के हिसाब से अगर बात की जाए तो आदर भावना, है ना, मीठी वाणी से कार्य सिद्ध हो जाता है, समाज में हमको आदर मिलता है, ये कहा जाए तो ठीक होगा। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, मृदुभाषी समाज में क्या करता है? ये लिखा है मृदुभाषी समाज में क्या करता है। तो मृदुभाषी समाज में सद्भावना का प्रसार करता है, इसका उत्तर हो जाएगा। मृदुभाषी समाज में सद्भावना का प्रसार करता है। और उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका जो शीर्षक हो जाएगा, इसमें शीर्षक के रूप में आप लिख सकते हैं वाणी, है ना। वाणी शीर्षक के रूप में इसमें लिख सकते हैं वाणी, या फिर मीठी वाणी। इसके बाद अब आपका प्रश्न यहाँ से मेरोमंडम के हिसाब से समाप्त होते हैं। बच्चों को 22 नंबर प्रश्न पे आवेदन पत्र लिखना था और 23 नंबर पे उनको कोई एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना था। तो आज बस इतना ही। आशा है कि ये हिंदी विषय कक्षा 10वीं का त्रैमासिक का जो पेपर है वो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से अपने कॉपी पे हल कर लेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपने शिक्षकों के माध्यम से बताए गए उत्तर के हिसाब से लिख लेंगे और बाद में हम इसके पूरे उत्तर सहित लेकर के सभी विद्यार्थियों के बीच में उपस्थित होंगे, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। इन प्रश्नों का मेरोमंडम जो इस अखबार की अगर किसी को पेपर की आवश्यकता है तो वो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकता है। हमारा टेलीग्राम चैनल है NCERT क्लासेस 10th MP बोर्ड। ये अगर आप डालेंगे NCERT क्लास 10th तो आपको मिल जाएगा और इसमें आप जुड़ सकते हैं। चलिए, आप सभी को एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत।